पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और मुख्तसर वीडियो में आपको खुशामदीद। आज के वीडियो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में फर्टिलाइज़र सेक्टर की एक मशहूर कंपनी फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी लिमिटेड यानी एफएफसी के हवाले से है। इस कंपनी ने आज अपने सालाना नताइज का ऐलान किया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2022। और जो पिछले एक साल में पाकिस्तान की ओवरऑल इकनॉमिक कंडीशन के हवाले से बात की जाए और जो सैलाब आए उसकी बात की जाए, करेंसी के जो प्रॉब्लम्स हैं और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इन सब चीज़ों को अगर मिल मिला के हम बात करें तो ओवरऑल जो बिज़नेस के हवाले से पिछला साल था ये किसी लिहाज से भी अच्छा नहीं था और उसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे भी था। और बड़ी-बड़ी कंपनीज़ स्टॉक मार्केट में जिनके अभी रिज़ल्ट्स आना शुरू हुए हैं, तो हम देख रहे हैं कि बहुत सी ऐसी कंपनीज़ जो कि माज़ी में बड़े अच्छे डिविडेंड देती थीं, बड़े अच्छे उनके रिज़ल्ट्स आते थे, वो भी इस दफ़ा कदरे मार खा गई हैं। जैसे रिसेंटली कल परसों इंटरनेशनल स्टील्स आईएसएल के नताज आए थे, तो उसमें भी हमने देखा कि वो लॉस में गई है। तो ये वो कंपनीज़ हैं जो हमेशा से बहुत अच्छी कंपनीज़ रही हैं और अच्छा रिज़ल्ट दिखाती रही हैं, लेकिन फिर भी उनके रिज़ल्ट अच्छे नहीं आए। लेकिन एफएफसी इस मुश्किल हालात के बावजूद भी कदरे बेहतर परफॉर्मेंस दिखाने में कामयाब रही है। इसको आइडियल परफॉर्मेंस नहीं कह सकते, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होगी इस लिहाज से हिस्टोरिकली अगर देखा जाए, लेकिन हालात की नज़ाकत को समझते हुए अगर हम बात करें तो कदरे बेहतर नताइज हैं। आज जो कंपनी ने रिज़ल्ट अनाउंस किए हैं उसके हवाले से डिटेल में आपसे बात होगी इस वीडियो के अंदर। साथ-साथ कंपनी ने जो डिविडेंड अनाउंस किया है और इसकी जो अर्निंग्स हैं, उसको भी हम देखेंगे कि वो कंपनी की ओवरऑल अर्निंग्स हैं कैसी रही हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं, उनके हवाले से आपको बर वक़्त नोटिफ़िकेशन मिलता रहे। सबसे पहले हम आज की जो अनाउंसमेंट है उसमें जो डिविडेंड अनाउंस हुआ है उसकी बात करते हैं। एफएफसी ने जो आज डिविडेंड अनाउंस किया है वो है 31.5%। और अगर हम इसकी फेस वैल्यू जो कि ₹10 बनती है, उस हिसाब से इसकी जो अमाउंट निकालें तो बनती है ₹3.15 फ़ी शेयर। और इससे पहले इस कंपनी ने इस साल में जो इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किए हैं वो थे 89.80% यानी ₹8.98। ₹8.98 पहले दिया और ₹3.15 अभी दे दिया, तो साल का मिल मिला के तकरीबन ₹12 से ऊपर इसका बन रहा है, जो टोटल डिविडेंड इस कंपनी ने दिया है। जो आज इस कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है उसके हवाले से जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। जो बुक क्लोजर डेट है वो 26 मार्च है, खासा दूर है ये डेट। और एक्स डेट अगर हम देखें तो वो बनती है 23 मार्च 2023 और स्पॉट डेट है 22 मार्च 2023। इस लिहाज से अगर आप 23 मार्च या उससे पहले इस कंपनी के शेयर्स ले लेते हैं और एक्स डेट तक होल्ड करते हैं, तो आप एलिजिबल होंगे कि इस कंपनी के जो इस दफ़ा डिविडेंड अनाउंस हुआ है उसको हासिल कर सकें। इस कंपनी के शेयर की इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो जो प्राइस है वो ₹102.28 है। और इस लिहाज से अगर हम 1 लाख रुपए की ऊपर एक एस्टिमेशन लगाएं कि आप इस कंपनी की आज की कीमत में अगर 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदते हैं, तो जो आपको तकरीबन डिविडेंड उस पर मिलेगा वो ₹3080 है। ये जो अमाउंट मैं लिख रहा हूँ ये बिफोर टैक्स और बिफोर ज़कात डिडक्शन है। और अगर आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं, उस हिसाब से आप अपनी कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि आप पे मज़ीद डिडक्शन कितनी हो सकती है। डिविडेंड यील्ड ट्रेलिंग 12 मंथ की अगर हम देखें इसकी, तो वो बनती है 11.86%, यानी तकरीबन 12% के करीब डिविडेंड यील्ड बनती है। ये मौजूदा जो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन है उस लिहाज से कोई आइडियल डिविडेंड यील्ड तो नहीं है, लेकिन कंपैरेटिव टर्म्स में देखें तो इस वक्त जबकि बहुत सारी कंपनीज जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं वो भी डिविडेंड नहीं दे रही या उनके डिविडेंड बहुत कम हो गए हैं, या बल्कि कुछ ऐसी कंपनीज़ में जो लॉस में चली गई हैं। तो ऐसी सूरत-ए-हाल के अंदर फर्टिलाइज़र कंपनी इस जो एफएफसी है, एक ब्लू चिप कंपनी है, उसका ये जो डिविडेंड है ये अच्छा डिविडेंड हम कह सकते हैं, विद द होप कि आगे अगर चीज़ें बेहतर होती हैं, सैलाब की जो असरात हैं वो भी थोड़े से न्यूट्रलाइज़ होते हैं, तो फ्यूचर में हम इससे भी बेहतर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब हम थोड़ा-सा इस कंपनी के आज के रिज़ल्ट्स को कंपैरेटिव टर्म्स में देख लेते हैं पिछले साल के मुकाबले में। तो अगर नेट सेल्स को देखें तो पिछले साल इस कंपनी की नेट सेल्स 108.6 बिलियन थी और इस साल वो बढ़ के 109.3 बिलियन पे चली गई। कोई बहुत बड़ा इंक्रीज़ नहीं है, एक मार्जिनल सा इंक्रीज़ हमें नज़र आ रहा है 0.66% का इस कंपनी की सेल्स में। लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट अगर आप देखें तो पिछले साल इसका 38.8 बिलियन था, जो इस साल बढ़ के 40.04 बिलियन पे चला गया। और यहाँ पर जो इंक्रीज़ है वो थोड़ा-सा उससे इम्प्रूव्ड है 3%। इट मीन्स कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था, वो कंपनी का इस साल उसको बेहतर तौर पे मैनेज किया गया है कंपैरेटिव टर्म्स के अंदर। इसलिए जो सेल्स हैं उसमें इतना इज़ाफ़ा नहीं, लेकिन उसके बावजूद ग्रॉस प्रॉफिट में उससे थोड़ा ज़्यादा ही इज़ाफ़ा हमें देखने को नज़र आ रहा है।
यहाँ पर एक और चीज़ जो कि मैं नॉर्मली डिस्कस नहीं करता, वो मैंने यहाँ पे मेंशन की है, अदर इनकम का जो ज़ुमरा है उसके अंदर इस कंपनी ने इस साल 82.37% इंक्रीज शो किया है, जो कि एक मेजर रीज़न है इस कंपनी के इस साल के रिजल्ट्स के अंदर थोड़ी सी बेहतर पोजीशन का। यानी कि कंपनी के जो एसोसिएट्स हैं इसकी, एक होता है सब्सिडरीज और एक होती है एसोसिएट कंपनी। तो इस कंपनी की जो एसोसिएट्स हैं उसके अंदर जो इसने उससे जो इसको डिविडेंड मिला है वो इसका हिस्टोरिकली हाई रहा है तारीख में। इसमें इस कंपनी की इससे पहले कभी 14.4 बिलियन का इसको एसोसिएट से जो इनकम आती है डिविडेंड की बाद में वो नहीं आई जितनी इस दफ़ा आई है। तो ये एक बहुत बड़ा चंक है। पिछले साल 7.9 बिलियन था, तो ये जो उस पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन 6 बिलियन से भी ज़्यादा का फ़र्क आया है इस साल इस अदर इनकम में। ये एक मेजर कंट्रीब्यूशन है कि इस कंपनी ने इस साल बावजूद मुश्किल हालात के निस्बतन बेहतर परफॉर्म किया है। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर हम देखें तो पिछले साल इसका 30.33 बिलियन था, जो इस साल बढ़ के 33.68 बिलियन हुआ, जो कि 11% का इजाफा है। तो आप देख सकते हैं कि अदर इनकम तो इतनी ज़्यादा बड़ी है, लेकिन उसके बावजूद जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा। इसकी बड़ी रीज़न, जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया, कि इस साल जो कंपनी को फाइनेंस कॉस्ट जो फाइनेंस कॉस्ट तो हर अलग इंटरेस्ट रेट का जो इंक्रीज़ हुआ है पाकिस्तान में, उसके अलावा जो इसकी एडिशनल जो कॉस्ट वगैरह होती हैं वो सारी, ये सारी फैक्टर्स जो हैं, और कुछ लॉसेस भी इस कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं अपनी इनकम स्टेटमेंट में, वो सारी चीज़ें इसके ऊपर असरअंदाज हुई हैं रिजल्ट्स के ऊपर। यही वजह है कि इस कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं उसके अंदर हमें अदर इनकम की वजह से बेहतरी नज़र आ रही है, लेकिन बाकी बहुत से फैक्टर्स की वजह से हमें चीज़ें नीचे जाती हुई भी नज़र आ रही हैं। इसके बाद बॉटम लाइन पे जाएँ अगर हम, नेट प्रॉफिट पे, तो वहाँ पर आपको नेगेटिव नज़र आ रहा है। पिछले साल 21.89 बिलियन था, जो इस साल थोड़ा-सा उससे कम हुआ है। थोड़ा तो नहीं खैर, 1 बिलियन से ज़्यादा कम हुआ है, 20.04 बिलियन रह गया है। और अगर परसेंटेज में देखें तो 8.43% रिड्यूस हुआ है इसका नेट प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले में। अब ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स में तो इसका इंक्रीज़ हुआ था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डिक्रीज़ होने की वजह ये है कि इस साल कंपनी के ऊपर जो सुपर टैक्स लगा, वो एक बड़ा फैक्टर है। तो टैक्सेशन जितना ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा कंपनीज़ का जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, वो असरअंदाज होता है। तो इस कंपनी ने अगरचे काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया बाकी पॉइंट्स की वजह से, ख़ास तौर पे अदर इनकम की वजह से, लेकिन जो इस तरह के फैक्टर्स हैं, सुपर टैक्स का और जो कुछ दीगर इनकी लॉसेस वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें, और एक्सपेंसेस कुछ दीगर हैं, उन सारों को मिल मिला के जो बॉटम लाइन बनती है उसमें हम देख सकते हैं कि इसके अंदर नेगेटिविटी आई है पिछले साल के मुकाबले में। और अर्निंग पर शेयर अगर हम देखें तो पिछले साल की 17.21 थी, इस साल की उससे कम होकर 15.76 रह गई। अब आप सोच रहे होंगे कि एक तरफ मैं ये कह रहा हूँ कि कंपनी को इस साल पिछले साल के मुकाबले में थोड़ा नुकसान हुआ है। नुकसान तो नहीं हुआ, उससे कुछ कम है, प्रॉफिट में ही है कंपनी, लेकिन पिछले साल के मुकाबले में इसका प्रॉफिट कम हो गया है। तो फिर मैंने बेहतर रिजल्ट इसको क्यों कहा है? तो जैसे मैंने कहा कि बेहतर रिजल्ट्स में कंपैरेटिव टर्म्स में कह रहा हूँ, दूसरी जो कंपनीज रिजल्ट्स अनाउंस कर रही हैं इस साल, उसके मुकाबले में देखा जाए तो 17.2 से 15.7 पे ईपीएस का आना थोड़ा-सा डिक्लाइन तो ज़रूर है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा डिक्लाइन नहीं है। इट मीन्स कि कंपनी एक स्टेबल कंपनी होने की वजह से, और अपने एसोसिएट्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी वजह से, और ओवरऑल जो इन्होंने अपनी कॉस्ट को बेहतर तौर पर मैनेज किया है, उन सारे फैक्टर्स की वजह से जो इकॉनमी के बहुत ज़्यादा नेगेटिव असरात हैं, उससे किसी हद तक ये अपने आप को बचाने में कामयाब रही है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसकी जो आज की रिज़ल्ट्स हैं उसके हवाले से डिस्कस करूँ, जो इन्होंने अपनी जो अनाउंसमेंट है उसमें भी मेंशन किए हैं। और उसमें एक बड़ा पॉइंट, जो जो हम नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको मैंने रेड में शो किया, और जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं या न्यूट्रल पॉइंट्स हैं उनको मैंने ब्लैक में शेयर किया है। तो मुल्क की जो मजमूई इक़्तिसादी और सियासी सूरत-ए-हाल है, आपने देखा कि पिछले कुछ अरसे से इंस्टेबिलिटी है कितनी ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर, इकोनॉमिक फ्रंट्स के ऊपर भी, पॉलिटिकल फ्रंट्स के ऊपर भी, साथ-साथ जो सुपर टैक्स इम्पोज़ किया गया था, फिर जो रिसेंटली फ्लड्स आए हैं, क्योंकि जो फर्टिलाइज़र कंपनीज़ हैं या एग्रीकल्चर बेस्ड कोई भी कंपनीज़ हैं, तो वो तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होती हैं नेगेटिवली अगर फ्लड्स आते हैं। और फिर पाकिस्तानी रुपये की जो डेप्रिसिएशन और डॉलर की एप्रिसिएशन है, तो ये वो सारी चीज़ें हैं वो जो कि इस साल कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उस पे और उसके इनकम पे नेगेटिव असरात डालने में कामयाब हुई हैं। और यही वजह है कि हमने देखा कि कंपनी की जो अदर इनकम है, अगर वो अच्छी ना होती तो कंपनी अच्छा खासा लॉस में जा सकती थी, या एटलीस्ट लॉस में ना भी जाती तो इसकी जो 15 रुपए से ज़्यादा की ईपीएस है ये हमें देखने को फिर ना मिलती। इसके बाद कंपनी ने यहाँ पर जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि इस साल जो डिविडेंड की मद में इसने अपने एसोसिएट्स हैं उससे 14.4 बिलियन रुपए कमाए हैं, जो कि इस कंपनी की इनकम स्टेटमेंट के ऊपर एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने में कामयाब हुआ है। और ये हिस्टोरिकली इसका हाईएस्ट एवर अदर इनकम है जो कि इसने अपने एसोसिएट्स से कमाई है। इसके बाद
आगे चल के इस कंपनी की जो एक और पॉइंट है नेगेटिवली, वो ये है कि नए साल में जो कि अभी न्यू न्यू फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है जनवरी से, इसमें भी इस कंपनी ने मेंशन किया है कि इसको एक बड़ा जो चैलेंज का सामना है वो फॉरेन करेंसी का जो पाकिस्तान के अंदर क्राइसिस है वो है। डॉलर की इनअवेलेबिलिटी, एलसीज़ के हवाले से प्रॉब्लम्स और इंपोर्ट के हवाले से जो गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये सारी चीज़ें कंपनी के लिए मुश्किलात का सबब बन रही हैं, क्योंकि कंपनी को कुछ रॉ मटेरियल, कुछ स्पेयर पार्ट्स, मशीनरी और इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं अपने जो प्लांट्स हैं उनको अच्छे तरीके से रन करने के लिए और अपने बिज़नेस को कंटिन्यू करने के लिए, अपने ऑपरेशंस के लिए। तो ये वो सारी चीज़ें अगर वो इंपोर्ट करने में उनको प्रॉब्लम आती है तो डेफ़िनेटली ये फिर अपने प्लांट्स को फुल कैपेसिटी में चलाने और अपनी मशीनरी को इंटैक्ट रखने, उसको बेहतर तौर पे फंक्शनल रखने में उनको प्रॉब्लम्स आएँगी। तो ये एक पोटेंशियल चैलेंज है। अभी जो आईएमएफ के हवाले से बात चल रही है कि मे बी आईएमएफ का जो वफ़्द आज आ रहा है, तो उसके बाद अगर चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं और डॉलर्स का जो पाकिस्तान में बहरान है वो कंट्रोल में आ जाता है और उसके बाद इन कंपनीज़ को इंपोर्ट के हवाले से जो किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शंस हैं, एलसीज़ के हवाले से जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर वो सॉर्ट आउट हो जाती हैं तो फिर वी कैन एक्सपेक्ट कि ये जो चैलेंज है इससे ये कंपनी बेहतर तौर पे नबर्द आज़मा होने में कामयाब हो सकती है। इसके बाद जो आखिरी पॉइंट मैं डिस्कस करूँगा वो ये है कि ये कंपनी जो एफएफसी है, ये गैस के जो प्रेशर है वो एक बड़ा प्रॉब्लम होता है हर वक्त में, हर दौर में इस तरह की कंपनीज़ के लिए जो कि फर्टिलाइज़र कंपनीज़ हैं। तो एफएफसी ने दीगर जो फर्टिलाइज़र कंपनीज़ हैं पाकिस्तान में उनके साथ मिलकर जो एक प्रोजेक्ट शुरू किया है प्रेशर इन्हेंसमेंट फैसिलिटी के नाम से। तो उस वो एक पॉजिटिव चीज़ है कि अगर ये प्रोजेक्ट बर वक्त मुकम्मल हो जाता है तो इन कंपनीज़ की जो गैस की प्रॉब्लम्स या गैस की शॉर्टेज के हवाले से जो प्रॉब्लम्स हैं वो एड्रेस हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि इस कंपनी को अच्छा खासा इसके ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और वो भी डिपेंड करता है कि ये प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट हो सकता है। और इस कंपनी ने अपनी जो अनाउंसमेंट है उसमें भी मेंशन किया है कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से जो इंपोर्ट के हवाले से रिस्ट्रिक्शंस हैं और इस तरह के जो इश्यूज़ हैं, अगर वो एड्रेस नहीं होते तो फिर इस प्रोजेक्ट को भी कंप्लीट करने में इनको मुश्किल हो सकती है। तो बहरहाल ओवरऑल अगर हम देखें तो इस कंपनी के रिज़ल्ट्स काफ़ी बेहतर कह सकते हैं हम कंपैरेटिव टर्म्स में दूसरी कंपनीज़ के मुकाबले में। और वी कैन एक्सपेक्ट कि आगे अगर चीज़ें बेहतर तौर पे सेटल डाउन होती हैं और इकॉनमी का ऊँट किसी करवट बैठता है तो उसके बाद अगले जो करंट ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर है, इसमें आगे चल के इस पहले क्वार्टर में तो ख़ैर पहला क्वार्टर तो नहीं कह सकते, लेकिन आगे चल के हम कह सकते हैं कि ये कंपनी शायद दोबारा से बेहतर तौर पे माज़ी की तरह अच्छे रिज़ल्ट्स देने में कामयाब हो सके। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपका फीडबैक हमेशा से हम वेलकम करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।